हेलो साथियों, टीएसए क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। पैट के 7 दिन बचे हैं और हम अभी भी आप और हम दोनों लगे हुए हैं। आज आपके लिए वीडियो है कृषि और जीएसटी से संबंधित है। इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है हमारे। तो कृषि और जीएसटी से और अन्य आर्थिक सुधारों से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमारे पैट में अगर आते हैं तो आपको यहाँ से इसकी बहुत अधिक सहायता मिलेगी। और आप सभी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं पैट के लिए, दिन रात लगे हुए हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी बेस्ट विशेष हैं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। 90+ मार्क्स इस बार सिक्योर करें, जिससे कि आगे कोई दुविधा ना रहे आपके एग्ज़ाम में आने वाले कट ऑफ को लेकर। तो आप सभी से ये एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट द्वारा हमें सुझाव और अपने प्रेम को भेजते रहें। इसी के साथ देखिए आज की हम वीडियो शुरू कर रहे हैं और आज की वीडियो टॉपिक है जीएसटी कृषि। जीएसटी और कृषि, एक मिनट। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया। तो देखिए भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है वो किस वर्ष भारतीय कृषि को आपका जो है उपज के लिए प्रदान भारत सरकार ने किया। ऑप्शन है एक तो देखिए 1965 में किया है। कब से हुआ है ये? 1965 से। ध्यान रखें 1965 से पहली बार एमएसपी भारत में शुरू हुई है। और कौन सी फसल से हुई है? एक तो है कपास, तंबाकू, धान और गेहूं। कपास, तंबाकू, धान और गेहूं। अब इसमें से देखिए सबसे पहले जो हमारी एमएसपी शुरू हुई वो धान से हुई है, पैडी से हुई है। तो 1965 में पहली फसल थी धान, जिस पर एमएसपी लागू की गई। इसी साल कृषि मूल्य आयोग बना। और इस आयोग ने सिफारिश की थी कि हमें फसलों की उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए और किसानों में फसल के प्रति सिक्योरिटी पैदा करने के लिए, जिससे वो अधिक से अधिक उस फसल को उपजाने में दिलचस्पी लें, उसके लिए एमएसपी देना आरंभ किया था। और आपने देखा था कोरोना से पहले एमएसपी के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा देश में हंगामा हुआ। किसान संगठन और देश सरकार के विरुद्ध में किसान चाह रहे थे सरकार एमएसपी ख़त्म ना करे और एमएसपी पर गारंटी दे। सरकार ने कहा हम एमएसपी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो इसी बीच में काफ़ी लंबे समय तक हमारा एक आंदोलन सरकार के और किसानों के बीच में चला था। इसका हमारा आंसर है वो है सी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित है? कौन सी दाल को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल किया गया है? एमएसपी में कौन कौन सी दालें आती हैं? तो देखिए अरहर आती है, मसूर आती है, उड़द भी आती है। आंसर जो होगा हमारा इसका वो ये सभी होगा। 5 प्रकार की दालें, ध्यान रखें, 5 प्रकार की दालें जो है एमएसपी में शामिल की जा रही हैं और इन पर एमएसपी दी जाती है। तो अरहर, मसूर, उड़द और ये तीनों है। आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी फसल जो है एमएसपी के अधीन नहीं है? एमएसपी पर हम देखें तो एमएसपी पर देखिए इस समय आपके 23 फसलें एमएसपी के अधीन शामिल की गई हैं। 23 फसलें एमएसपी के अधीन शामिल की गई हैं, जिसमें से 7 अनाज हैं, 5 दालें हैं। 7 अनाज हैं, 5 दालें हैं, 4 हमारे नकदी फसलें हैं,
4 नकदी फसलें हैं और 7 हैं तिलहन। 7 हैं तिलहन। इसमें 24 फसलें हुआ करती थीं। 24 फसलें थीं। इसमें से देखें 24 में से क्या हुआ, एक जो है गन्ना, गन्ना को अलग कर दिया गया है। तो अब गन्ना अलग कर दिया गया है। गन्ने का एमएसपी राज्य सरकारें अपने सुविधा अनुसार डिसाइड करेंगी। तो गन्ने का जो एमएसपी है वो राज्य के अधीन आ गया है। बाकी इन 23 फसलों पर केंद्र सरकार अपना एमएसपी जारी करती है। तो देखिए मसूर है, कोपरा है, सब्जी फल और पटसन। तो इनमें जो हमारा कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं होगा, तो देखिए इसमें सब्जी और फलों को अलग किया गया है। सब्जी नकदी फसल में आपका पटसन है और आपका कपास भी इसमें आती है। यहाँ हम देखें तो सब्जी और फलों पर एमएसपी जारी नहीं की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती, कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कैसे की समझ आपको मालूम पड़ेगी। कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन पढ़िए, नकदी और खाद दोनों फसलों के साथ साथ खेती करना। मतलब एक तो नकदी फसल पैदा करना, दूसरा खाद्य फसल यानी कि गेहूं और गन्ना पैदा करना। 2 या 2 से अधिक फसलों की एक ही खेत में उगाना। एक ही खेत में क्या करना है, 2 फसलें उगाई जाती हैं, मेंथा और गेहूं उगाते हैं। तो इस तरह से एक ही खेत में 2 फसलें उगाना। पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ फसल उत्पादन, है ना, इसे बोलते हैं हम फार्मिंग। तो फार्मिंग करना। और देखिए तो ये आपका आता है क्रॉपिंग, बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग करना। तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन देखिए, बात करें खेती की, एग्रीकल्चर, देखिए वर्ड है यहाँ, इसका वर्ड क्या है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से आपके घटक शामिल होते हैं, किसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर का पहला घटक है फार्मिंग, इसको हम क्रॉपिंग कह सकते हैं। दूसरा घटक इसका है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। तो पशुपालन इसे हम बोलते हैं फसल उगाना पहला अब इसका घटक है। दूसरा घटक है पशुपालन। तीसरा घटक है इसका, देखिए, मत्स्यन यानी कि मछली पालन। चौथा घटक है इसका कुक्कुट पालन। और 5वां घटक है रेशम कीट पालन। और 6ठा घटक है इसका मधुमक्खी पालन। तो आप समझ गए होंगे, देखिए मधुमक्खी पालन, इसे हम बोलते हैं कृषि। तो एग्रीकल्चर कहते हैं जब हम इसको इनमें से कोई भी 2 काम जब हम एक साथ कर रहे हैं तो उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। जब ये कोई दो काम आप एक साथ कर रहे हैं तो उसे मिक्स फार्मिंग कहेंगे उसको। ठीक है, जब आप 2 काम एक साथ कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। तो ये हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग की बात कर रहा है। और तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि पशुपालन, आप देखिए यहाँ क्या है, नकदी, यहाँ तो केवल फार्मिंग हो रही है, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, केवल क्रॉपिंग हो रही है, यहाँ भी क्रॉपिंग हो रही है। इसको हम मिक्स्ड फार्मिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, तो इसमें एक और 2, तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा तीसरा, आंसर नंबर सी। तो सी इसका ऑप्शन है। पशुपालन के साथ, फसल उत्पादन के साथ साथ क्रॉपिंग के साथ साथ आप अगर पशुपालन भी कर रहे हैं तो इस अवस्था को मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाएगा। अगर आप ये कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, या इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे, मिश्रित फसल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिश्रित फसल कहेंगे इसको। तो इसे हम बोलेंगे मिश्रित फसल। तो इसे मिश्रित फसल कहेंगे जब आप एक ही साथ 2 फसलें उगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सेक्टर ध्यान रखें, ये आपके फैक्टर हैं किसके, एग्रीकल्चर के। इसको हम एग्रीकल्चर में ये आपके 6 घटक शामिल किए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए वर्ष 2021-22 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल है। कितना समर्थन मूल्य इस बार आपको दिया गया था, तो इसका आंसर है 1975 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बार पिछले रबी सीजन में 21-22 के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया गया था, है ना। पढ़िए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। तो देखिए विपणन कहते हैं हमारा मार्केटिंग, क्या है, तो मार्केटिंग तो कौन सा हमारी कृषि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का दोष नहीं है, कमी नहीं है। तो एक तो कह रहे हैं भंडारण की सुविधा की कमी। तो देखिए भारत में समस्या है, भंडारण की समस्या है। अब बहुत ज़्यादा आपने न्यूज़ सुना और देखा होगा कई बार कि बहुत सारा हमारा अनाज गोदामों में रखा सड़ गया, बारिश से भीग गया। अभी भी बहुत सारा हमारे गोदाम जब आपके सेल होती है, क्रय होता है धान का या गेहूं का, तो बहुत भंडारण कमी की वजह से बहुत सारा धान या गेहूं खुले में रखा रहता है, जिससे वो खराब हो जाता है। तो एक समस्या तो इसकी है ही है। दूसरी देखिए परिवहन की समस्या है, परिवहन की कमी है, जिसकी वजह से सही समय पर या हम देखें उचित प्रकार से आपके फसलों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। जैसे गांव से शहर की ओर, मंडी की ओर लाने के लिए किसानों को ये दिक्कत आती है। तीसरा देखिए अनुकूल मंडी, अगर मंडी व्यवस्था अनुकूल है, भारत में मंडी व्यवस्था है जहाँ पर आपके किसान अपने सब्जियों को, गेहूं को और अपने अनाज को लाकर बेचता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पर, तो मंडी अनुकूल है। तो ये अच्छी बात है, मार्केटिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक बाज़ार मिल जाता है आपके फसलों के बेचने का। मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, तो मार्केट इंटेलिजेंस की कमी भी एक समस्या है। हमें अगर जानकारी नहीं होगी बाज़ार के, तो उसको हम जो अपने उत्पाद को सही से डिलीवर नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा अनुकूल मंडी, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कब भारत सरकार ने किसानों को यूरिया सब्सिडी बढ़ाकर 2020 तक कर दी थी। तो यूरिया सब्सिडी देखिए पीछे आपके बात हो रही थी, ख़त्म करने की बात हो रही थी, यूरिया सब्सिडी को ख़त्म किया जाएगा, ये चर्चा चल रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, WTO का दबाव हुआ है ना, अमेरिका का दबाव है कि आप किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती लाइए। और भारत सरकार ने पिछली मीटिंग में भी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से इसका विरोध किया था, ठीक है ना। ये लोग चाहते हैं कि भारत अपने किसानों को जो सब्सिडी दे रहा है, छूट दे रहा है, उसमें कटौती करे। तो इन्होंने 2018 में इसको बढ़ा दिया था। ये 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ क्वेश्चन पूछा गया था 18 तक। फिलहाल सरकार कोशिश कर रही है कि इसको डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए अकाउंट में भेजा जाए। तो यूरिया पर सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन यानी कि एग्रो मार्केटिंग के लिए शामिल है। कौन सा संगठन ये काम नहीं करता है। तो भारतीय कपास निगम कपास की मार्केटिंग के लिए जाना जाता है, भारतीय खाद्य निगम FCI ये आपका मार्केटिंग करता है इसकी। और देखिए कृषि लागत और कीमत आयोग ये पूरा आपकी प्राइसिंग और MSP की पूरी जानकारी, पूरा जो है डिटेल और उसको लागू करने का काम करता है। तो इसमें आपका भारत के कृषि निगम जो हैं वो ये काम नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा भारत के कृषि निगम सरकारी संगठन है जो कृषि के विपणन में, मार्केटिंग में शामिल नहीं है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं। तो देखिए भारत जो हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें बाहर ट्रांसपोर्ट करता है, उनमें से कौन से 2 आपके कृषि उत्पाद हैं। गेहूं और चावल, मक्का और चावल और मसाले, गेहूं और चीनी। तो देखिए जो सीड्स हमारे जो एक्सपोर्ट वाली आपके प्रोडक्ट हैं, उनमें नंबर 1 पर आता है हमारा चावल। तो भारत चावल का काफ़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो चावल आता है। नंबर 2 पर आते हैं हमारी मछली का ट्रांसपोर्ट यहाँ से काफ़ी मात्रा में होता है। मछली मांस का ट्रांसपोर्ट भारत में से होता है। और मसाले
मसालों का ट्रांसपोर्ट होता है। और इसके अलावा देखिए कच्चा कपास यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये भारत से ट्रांसपोर्ट होने वाले 5 आपके कृषि उत्पाद हैं। 5 इनमें से देखिए कौन से हमारे कृषि उत्पादन में, तो एक तो चावल हो गया, दूसरा हो गया मसाले। तो आंसर देखिए क्या होगा हमारा, चावल और मसाले। भारत से 2 ऐसे कृषि उत्पाद हैं जो अधिक मात्रा में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। चावल के लिए हमारे देखिए जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्व के जो राज्य हैं, तो चावल देखिए पूर्वोत्तर, देखें अच्छा, पूर्वोत्तर, पूर्व और दक्षिण के जो राज्य हैं यहाँ की मुख्य फसल है आपकी चावल, और यहाँ चावल ही ज़्यादा उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल इसमें नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर हमारा यूपी है। ठीक ठाक उपजाया जाता है ना। मसाले के लिए देखिए दक्षिण के राज्य प्रसिद्ध हैं, और उसमें भी केरल आपका मसाला स्टेट ही कहलाता है। केरल को मसाला स्टेट कहते हैं। तो ऑप्शन में हमारा आपका आंसर होगा चावल और मसाले। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? कौन सा सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? सबसे अधिक ट्रैक्टर कहाँ है? तो देखिए भारत की हम बात करें तो भारत क्या कहलाता है हमारा, भारत जो है देखिए, भारत जो है आपका कृषि प्रधान देश कहलाता है। तो कृषि प्रधान देश कहलाता है भारत। हमारे भारतीय लोगों की लगभग 55 से 60% आबादी अभी भी कृषि पर डिपेंड है, और यहाँ की ज़रूरत पूरा करने के लिए ट्रैक्टर आजकल कृषि का एक बहुत ही मुख्य अंग बन गया है, ट्रैक्टर। तो देखिए इसका जो आंसर हमारा वो है भारत। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की बात करें, ट्रैक्टर निर्माता कंपनी, एक्सपोर्ट कंपनी है, तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। सबसे अधिक ट्रैक्टर बनाती भी है और बेचती भी है। और सबसे बड़ा अगर हम बात करें बाजार, तो वो है हमारा, या क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन हब जो है हमारा। तो सबसे बड़ी प्रोडक्शन यूनिट अगर कहीं है तो वो पंजाब के होशियारपुर में है। पंजाब के होशियारपुर में ट्रैक्टर बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिट काम कर रही है। आंसर लगाएंगे भारत ट्रैक्टर का सबसे बड़ा बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान लगभग कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी से ही किसी देश की ग्रोथ का, विकास का अनुमान लगाया जाता है। तो कह रहे हैं कि बताइए कृषि जो है हमारा कौन से नंबर पर है? तो देखिए कितने परसेंट है, 38%, 35%, 25% और 16%। इसका जो आंसर है वो 16 है। अभी भी हम देखें करंट की बात करें तो करंट में भी ये हमारे जीडीपी में 16.1% का योगदान देती है। 16.1% का योगदान देती है। अगर भारत की जीडीपी में देखें तो जीडीपी सेक्टर की बात करें तो नंबर 1 पर आता है सेवा क्षेत्र अभी भी भारत का सबसे बड़ा योगदान करता है। जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जीडीपी का, और फिलहाल भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज आगे चल रही है, उसका श्रेय भी सेवा क्षेत्र को, सर्विस सेक्टर को जाता है। सर्विस सेक्टर ने फिर से बूम पकड़ा है और भारत की इकोनॉमी अब जो है फिर से आगे बढ़ रही है। दुनिया भर में मंदी है, लेकिन अभी हम देखें भारत में बाजार आशावादी है, दुनिया से आशा से देख रही है। सेवा क्षेत्र में देखिए 54 कितना परसेंट है, 54% हमारा सेवा क्षेत्र में 54% क्षेत्र सपोर्ट करता है सेवा क्षेत्र से। और 29% के साथ देखिए औद्योगिक क्षेत्र नंबर 2 पर आता है। औद्योगिक क्षेत्र 29, तो औद्योगिक क्षेत्र हमारा 29% के साथ नंबर 2 पे आता है। नंबर 3 पर आता है कृषि क्षेत्र जो 16.1% का सपोर्ट करता है। तो ये 3 क्षेत्र आप ध्यान रखें, 1, 2, 3% में ये आपके करंट के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृषि में नवाचार कहते हैं आपका, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यानी कुछ भी नई चीज़, नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और उद्यमिता, उद्योग आपके
को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका नाम है एग्री। तो देखिए नाम से ये क्या है, PM FBY, PM KSY और एग मार्केट। तो यहाँ एग्री उड़ान, उड़ान के साथ मतलब क्या है कि कृषि मार्केट को, कृषि क्षेत्र को और अधिक उड़ान दी जाएगी। इसके लिए ये हमारा शुरू किया गया है। आपका 2017 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, एग्रो उड़ान। कृषि राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? देखिए NAM कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार है, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग है, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है और कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय समिति है। तो देखिए आजकल क्या है, कृषि के लिए बहुत सारे आयोग बने हुए हैं। अब ज़रूरत है अच्छे से मार्केटिंग करके कृषि के प्रोडक्ट्स को जगह जगह तक पहुंचाने की। उसके लिए सरकार ने शुरू किया है आपका राष्ट्रीय ई व्यापार मंच के रूप में नाम को आपका शामिल किया गया है। तो इसमें क्या आएगा हमारा, ये आएगा 13 का C आएगा, ठीक है ना। तो ये है जो हमारा C है, ये 2016 से, कब से? 2016 में ये आपका शुरू किया गया है। आंसर लगाएंगे ई व्यापार मंच नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विशेष कृषि क्षेत्र स्पेशल एग्रीकल्चर जोन स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड या गुजरात? तो देखिए इसमें जो सबसे पहले आपका ये कार्य करने वाला राज्य हमारा वो है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने 2001 में ही ये कार्य कर दिया था। और देखिए उत्तराखंड बना था हमारा 9 नवंबर सन 2000 को, इसका स्थापना हुई, गठन हुआ उत्तराखंड का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, देहरादून राजधानी है। और दूसरी राजधानी इसकी देखिए गैरसैंण। तो सेकंड और फर्स्ट दो राजधानियाँ उत्तराखंड की हैं, है ना। कुमाऊं और गढ़वाल दो बड़े इसके मंडल हैं, प्रसिद्ध क्षेत्र हैं कुमाऊं और गढ़वाल। 4 धाम उत्तराखंड में है, 4 धाम उत्तराखंड में, यमुना और गंगा का उद्गम क्षेत्र भी उत्तराखंड से है। तमिलनाडु देखिए हमारा सुदूर दक्षिण का राज्य है, सबसे दक्षिणी राज्य जो है वो तमिलनाडु है। राजधानी इसकी है चेन्नई है, तो राजधानी चेन्नई है, ठीक है। पंजाब जानते हैं, पंजाब हमारा उत्तर में है, तो ये उत्तर का राज्य है, राजधानी चंडीगढ़ है। और कृषि उत्पाद में आपका सबसे ज़्यादा पर कैपिटा कृषि उत्पादन करने वाला राज्य पंजाब है। पर कैपिटा सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य पंजाब है। तो एक तरह संपन्न राज्य है, कृषि क्षेत्र में भी और औद्योगिक क्षेत्र में भी संपन्न राज्य है पंजाब। भांगड़ा यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध लोकगीत है, लोक नृत्य है। गुजरात देखिए गांधीनगर इसकी राजधानी है और कृषि के मामले में उतना अधिक संपन्न राज्य नहीं है। भूमि शुष्क और इनफर्टाइल जैसी है, जहाँ पर मोटे अनाज और तिलहन और दलहन अधिक पैदा किए जाते हैं। गुजरात इंडस्ट्री का हब है, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अधिक आपका सक्षम है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की गई हैं? कितनी फसलें शामिल की गई हैं? तो इसके देखिए ऑप्शन है 20 है, 23 है, 24 और 25 है। ये आयोग क्वेश्चन है हमारा। फिलहाल हम देखें 23 फसलें हमारे पास MSP के अधीन आती हैं। मैंने आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि 23 फसलें हैं जिनमें आपके 7 अनाज थे और 5 दालें थी, 4 नकदी फसलें थी और 7 हमारी तिलहन थी। तो इस तरह से 23 फसलों के लिए भारत सरकार MSP जारी करती है। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन
रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, अगर कुछ रुपए हैं इससे अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ऑप्शन 32 रुपये, 43 रुपये और 50 रुपये या 26 रुपये। देखिए दो समितियाँ आई थी, तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति। तो तेंदुलकर समिति जब आई थी तो उसकी रिपोर्ट पर काफ़ी हंगामा हुआ था और लोगों ने कहा था इतने कम पैसे में कोई कैसे गुजारा कर सकता है। उन्होंने कहा था कि 28 और 27 रुपये अगर आप खर्च करेंगे तो गरीब रेखा से ऊपर माने जाएंगे प्रतिदिन। इसको सुधार किया सी रंगराजन कमेटी ने। सी रंगराजन देखिए भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो ये गवर्नर रह चुके हैं और इनकी रिपोर्ट है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। उसको एक लाइन है हमारी, ये इस लाइन को बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। क्या बोलते हैं इसको? पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तो इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर कहलाता है एपीएल और नीचे कहलाता है बीपीएल। अगर आप 32 रुपये खर्च कर रहे हो तो यहाँ होगे और 31 खर्च कर रहे हो तो यहाँ होगे। और शहर में 47 रुपये खर्च कर रहे हो, कहाँ पर? नगर क्षेत्र में अगर 47 रुपये अपने ऊपर डेली खर्च करते हो तो गरीब नहीं माने जाओगे, आपका एपीएल में नाम आएगा। और गाँव में और अगर आप 46 रुपये खर्च कर रहे हो मान लो नगर में, तो क्या हो? तो 47 से नीचे खर्च कर रहे हो तो नगर में आप बीपीएल में गरीबी रेखा से नीचे काउंट किए जाओगे। तो इस तरह से सी रंगराजन कमेटी की सिफारिशें थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं। पहले तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले देखिए कृषि, सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो कृषि है। तो बात किसकी हो रही है? कृषि की हो रही है यहाँ पर। तो प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा उत्पादन से, खनन से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, जिसमें रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। तो रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है वो बोलते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र। और जिसमें रॉ मटेरियल से कुछ प्रोडक्शन किया जाता है उसे बोलते हैं सेकेंड, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, है ना। और इन सब के लिए जो सर्विस देता है उसको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। ये तृतीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें पूछा गया है, आप देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा कि फसल चक्र होता है हमारा। तो एक फसल चक्र में क्या होता है कि फसल बोते समय और फसल को फिर काटते समय हमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। साथ ही देखिए बीच बीच में कभी कभी श्रम की आवश्यकता होती है। परिवार में या 4-5 लोग, अगर 8 लोग हैं तो वो अगर पूरे 6 महीने अगर उस खेत में लगे रहें तो वो उसमें जुड़े रहेंगे। और उनमें से अगर 3 लोग निकलकर बाहर काम करने चले जाएं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए, तो भी कृषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की बेरोजगारी भारत आपके कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में चले जाएं, स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन पर बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाएगी? ऑप्शन देखिए, अल्पकालिक बेरोजगारी, अंतर्निहित बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी, संगठित बेरोजगारी। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है हमारा, ऐसी जो कृषि में, खेती में जो बेरोजगारी होती है जिसमें आपके काम 5 का था 8 लगे हुए हैं, 3 निकलकर अगर कहीं औद्योगिक क्षेत्र में कुछ समय काम करने चले जाते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है। ऐसी बेरोजगारी को अंतर्निहित बेरोजगारी कहा जाता है। अंतर्निहित बेरोजगारी कहा जाता है, समझ लें इसको। अल्पकालिक तो कुछ समय के लिए होता है कि व्यक्ति साल में 365 दिन में आपका कुछ दिन 100 दिन, 150 दिन काम पर नहीं गया तो अल्पकालिक बेरोजगारी कहलाएगी। अस्थायी बेरोजगारी वो है कि व्यक्ति को काम ही नहीं मिल रहा है, वो 365 के 65 दिन जो है आपका क्या है, खाली है, उसे हम बोलेंगे अस्थायी। संगठित बेरोजगारी आपके क्षेत्रों में होती है, औद्योगिक क्षेत्रों में होती है जहाँ, है ना। तो अब ये आपका कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो है हमारी। अगला क्वेश्चन देखें, वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को, है ना, जो गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योग हैं, जो खेती वाले उद्योग नहीं हैं और लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं,
उनके लिए 10 लाख रुपए तक कितना ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की गई थी। तो बड़ा महत्वाकांक्षी इंपॉर्टेंट योजना थी, सरकार ने बहुत ज़्यादा इसकी एडवोकेसी की थी, है ना। इसके द्वारा बहुत सारे स्टार्टअप भी थे हमारे यहाँ शुरू हुए थे। आज हम देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप का बाजार बन गया है। सबसे अधिक स्टार्टअप भारत में आपके शुरू हुए हैं। जल्दी ही भारत, ये रिपोर्ट है कि जल्दी ही भारत जो है दुनिया में एक बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने की ओर अग्रसर है। 5वें नंबर पर हम पहुंच गए हैं। यूके को, यूनाइटेड किंगडम को, इंग्लैंड को हमने पीछे कर दिया है। 6ठे नंबर पर कर दिया है। भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। जल्दी ही 4थे नंबर पर इसकी पहुंचने की छलांग लगाने की उम्मीद है। तो देखिए ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री तो समझ गए होंगे। देखिए तो 10 लाख तक का जो ऋण देने की बात हुई थी वो मुद्रा योजना में हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री कब आई थी? 2015 में आई थी, मुद्रा योजना आई थी। इसके अलावा देखिए मेक इन इंडिया है, उज्ज्वला योजना है और अटल पेंशन योजना है। मेक इन इंडिया तो देखिए भारत में प्रोडक्शन को और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई थी। ये गैस कनेक्शन के संबंधित आपकी एक योजना है और ये हमारी ध्यान रखें पेंशन योजना है। आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं इस योजना के तहत। तो ये योजना हमारी यहाँ शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया देखिए आपकी शुरू की गई थी 2014 में। ये 2014 में स्टार्ट हुई। 2014 में स्टार्ट हुई मेक इन इंडिया, जिसमें भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि हमें भारत में अधिक से अधिक उत्पादन करना है। और ये शुरू हुई हमारी 2016 में, पेंशन शुरू हुई 2015 में। तो इस तरह से योजनाएं हमारी चारों शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हमारा नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना। तो एक योजना है हमारी जिसमें बात की गई है मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना, यानी कि मूल्य को जो प्राइसिंग है उसको ज़्यादा अप डाउन ना होने दिया जाए। एक स्थिर आपके जो बिंदु है वहाँ तक इसको रखा जाए, उसके लिए योजना लाई गई। निम्न में से किसके लिए लागू की गई है? तो किसको इसमें शामिल किया गया है जिससे हम उसके प्राइसिंग को अधिक से ऊपर नीचे न जाने दें? एक तो चाय है, रबड़ है, प्याज है, कॉफ़ी है, आलू है। तो देखिए आम जनता को, जो आपका भारतीय है, लोग हैं, उनके लिए जो सबसे ज़रूरी इसमें हमारा आइटम है वो है प्याज, जो दैनिक उपभोग की वस्तु है, और आलू है, दैनिक उपभोग वस्तु है। हर परिवार, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, सबके लिए ये ज़रूरी है। देखिए चाय आपको उतना ज़रूरी नहीं है, हाँ सुबह शाम आपको चाहिए होती कुछ लोगों के लिए, लेकिन उतना नहीं कि इसके बिना आपका बहुत अधिक बजट बिगड़ जाए। लेकिन अगर आलू ज़्यादा महंगा हो जाए, प्याज महंगा हो जाए तो स्वाद खराब हो जाता है, जेब ढीली हो जाती है। इसकी वजह से सरकारें पलट जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया है, आलू और प्याज के लिए उन्होंने क्या किया है, मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना तैयार की है, जिससे इसके बेहताशा मूल्य में वृद्धि ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए एकीकृत कम लागत स्वच्छता। तो एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो देखिए भारत सरकार ने स्वच्छता प्रोग्राम लागू किया था और भारत सरकार चाहती है कि भारत में क्या हो, स्वच्छता को बढ़ावा मिले, गांव नगर स्वच्छ रहें, जिससे क्या हो, आपके बीमारियां और समस्याएं दूर हो सकें। इसमें केंद्र सरकार का देखिए जो सब्सिडी है, केंद्र सरकार की सब्सिडी है वो 75% है। वैसे देखिए मोस्टली योजना में केंद्र सरकारी सब्सिडी 75% रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी में 60, किसी में 50 तो किसी में 25 भी होती है। लेकिन हाँ ज़्यादातर देखा गया है कि 75% उनकी ये रहती है इसमें। तो 75% आपका किसका है, केंद्र सरकार का है ना, और इसमें 15% की जो है वो राज्य का होता है। तो 15% का योगदान राज्य का होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मिशन कार्यक्रम। तो हमने 7 मिशन प्रोग्राम चलाया।
ठीक है। 7 मिशन प्रोग्राम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर, माइलस्टोन है ना, तो लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए, एक माइलस्टोन हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है, फंड। तो शहरों को फंड प्रोवाइड कराना है, शहरों को फंड प्रोवाइड कराना है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। तो कौन सा ऐसा विकल्प है? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कई बार अटपटी हो जाती है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसकी लैंग्वेज बड़ा अटपटी सी हो गई है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। आपको कौन सा विकल्प? तो देखिए एक विकल्प ऐसा है जो गलत होगा और बाकी 3 सही होंगे। तो वो पूछ रहा है इसमें कौन सा है। 100 स्मार्ट सिटी मिशन, तो भारत सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया। इसके लिए हमें स्वच्छता को पैसा की आवश्यकता होगी। ये मिशन करना है। अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए लागू किया गया था। और हृदय योजना है ना। अब तीसरा इसमें दिया कि आपका है अंतरिक्ष हासिल। तो अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन जो है इस तरह का आपका इसमें कोई शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये आपका डी होगा, अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन इस 7 मिशन प्रोग्राम में शामिल नहीं है। 22 में देखिए, दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, ये देखिए 2019 में यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, जनजातीय समुदाय के लिए बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की। तो बच्चों के ध्यान रखें, जनजातीय समुदाय की बात हो रही है। तो जनजातीय समुदाय की बात हो रही है तो योजना कौन सी होगी? प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना, महात्मा गांधी सर्वत विकास योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनः सशक्त करना। तो देखिए जनजातीय समुदाय की बात हो रही तो इसमें क्या आएगा? हमारा एकलव्य आएगा। क्या आएगा? एकलव्य मॉडल स्कूल सरकार ने खोलने का प्रस्ताव रखा था 2018 के केंद्रीय बजट में, जिसके द्वारा जनजातीय बच्चों को आपकी उचित और सक्षम शिक्षा प्रदान की जा सके। अगला क्वेश्चन पढ़िए। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश, बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये हमारा, आज इस बार हो सकता है जब एग्जाम में आ जाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19-20 के दौरान भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नीदरलैंड, सिंगापुर, यूएसए और मालदीव है। तो देखिए काफ़ी लंबे समय से सिंगापुर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का हब बन चुका है। तो सबसे अधिक जो एफडीआई है हमारे यहाँ वो कहाँ से आ रही है? सबसे अधिक एफडीआई हमारी सिंगापुर से आ रही है। नंबर 1 पर सिंगापुर है। जब ये रिपोर्ट चल रही थी तब आपका सिंगापुर नंबर 1 पर, और जब ये क्वेश्चन आया था हमारा 19 में, सिंगापुर नंबर 1 पर और मॉरिशस नंबर 2 पर था। फिलहाल हम देखें 2021 की बात करें तो अब कौन है? नंबर 1 पर देखिए अभी भी सिंगापुर है, अभी भी सिंगापुर है। नंबर 2 पर यूएसए आ गया है और 3 पर मॉरिशस है। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि सिंगापुर और मॉरिशस क्यों अधिक एफडीआई देने वाले देश हैं? इतने अमीर तो देश है नहीं है। तो होता क्या है, इन देशों से भारत के दोहरा कराधान समझौता है, जिससे कि होता क्या है कि यहाँ से इन्वेस्ट आने से व्यक्ति को एक ही बार टैक्स देना पड़ता है। इसलिए अधिकांश दुनिया के इन्वेस्टर्स पहले मॉरिशस या सिंगापुर का रूट पकड़ते हैं और वहाँ से भारत में इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, जिससे उनको टैक्स में बचत हो जाती है। इसी वजह से भारत में सिंगापुर और मॉरिशस जैसे छोटे देश एफडीआई का बहुत बड़ा बाजार बने हुए हैं। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ध्यान में कब आया? 17 में आया। से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है। देखिए कराधान कानून संशोधन अधिनियम है, इसको हम जीएसटी भी नाम से जानते हैं। इसमें कौन सा स्वच्छ ऊर्जा पर एक उपकर लग रहा है उसको प्रतिस्थापित मतलब हटा दिया गया। क्या कर दिया गया है? हटा दिया है और उसकी जगह कोई और दूसरा कर लागू कर दिया है। स्वच्छ हवा उपकर, पर्यावरणीय उपकर, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर। अब
इससे पहले क्या होता था, स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगता था, एक सब टैक्स लगता था किस पर, स्वच्छ ऊर्जा के वृद्धि के लिए, बढ़ावा देने के लिए। अब इसकी जगह उस जगह ले ली है जीएसटी प्रतिपूर्ति कर ने। तो जीएसटी प्रतिपूर्ति कर जो है हमारा, आप ध्यान रखें, कब से आया, 2017 से आया है, 1 जुलाई 2017 से आया है। तो इसका जो आंसर है वो जीएसटी प्रतिपूर्ति कर है। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र, तो महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। ये आपका क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा देखिए 2019 में आया है, 2019 में ये क्वेश्चन हमारा आया है, और इसलिए इसका जो आंसर है हमारा वो देखिए 2017-18 2017-18 इसका आंसर आएगा। ये 2019 में यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी सकल देशी उत्पाद घरेलू उत्पाद वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी में नंबर 2 पर आता है, कौन सा नंबर 2 पर आता है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने इसमें छलांग लगाई है। क्वेश्चन हमारा 19 में यूपीडब्ल्यूएससी में आया हुआ है। फिलहाल भारत ने इसमें आके एक नया करंट का मुद्दा पैदा किया है, तो इसमें हमारा प्रेजेंट में करंट क्या है उस पर भी देखेंगे। और ऑप्शन देखिए, जापान है, जर्मनी है, चीन है, भारत। नंबर 1 पर है हमारा आपका यूएसए, तो नंबर 1 पर यूएसए हो गया, नंबर 1 पर यूएसए है। नंबर 2 पर देखिए, फिलहाल हम बात करें अभी हाल ही की सितंबर 2022 की बात करें तो नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर जापान है, नंबर 3 पर जापान, और नंबर 4 पर जर्मनी है, नंबर 5 पर इंडिया है, ठीक है, नंबर 6 पर यूके है, नंबर 6 पर यूके है, नंबर 6 पर यूके है, और 7वें नंबर पर फ्रांस आता है। तो ये दुनिया की 7 हम देखें बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन देखिए इसका क्या होगा, हमारा आंसर आएगा चीन। चीन नंबर 2 पर है, चीन नंबर 2 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। तो 1 जुलाई को पेश का मतलब देखिए क्या है इसका, भारत में कब लागू किया गया, भारत में ये कब लागू किया गया। तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। यहाँ पेश का तात्पर्य क्या होगा, लागू से होगा, ठीक है ना। तो शब्द कई बार कन्फ्यूज करते हैं। लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया। आंसर देखिए बना था ये 2016 में संसद ने पारित किया। ध्यान रखें 16 में संसद ने पारित किया था। तो ये पारित हो गया था 2016 में, लेकिन लागू हुआ 2017 में। आंसर होगा ये। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और भी हमारे, तो जीएसटी से सारे हमारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो इसमें हो जाएंगी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। तो देखिए इसके घटक देखिए, एक तो है इसका CGST सेंट्रल जीएसटी है, एक इसका है SGST, और एक तीसरा है इसका हमारा IGST। तो ऑप्शन आएगा हमारा थर्ड। 3 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। यूनियन टेरिटरी वैसे केंद्र का ही भाग है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको इसमें ही शामिल मान लेते हैं। तो 3 घटक इसको हम बोलेंगे, आपका वस्तु एवं सेवा के 3 घटक शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन भी जीएसटी से, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है। तो देखिए स्लैब जो हम देखें इसमें, एक तो स्लैब 0% का है, एक स्लैब इसमें 5% का है, एक स्लैब 12% का है, एक स्लैब 18% का है, और एक स्लैब 28% का है। कुल मिला के 5 स्लैब हमारे यहाँ रखे गए हैं टैक्सेशन के
इसमें जो आंसर होगा 28, जो बड़ी महंगी लग्जरियस वस्तुएं हैं उन पर 28% टैक्स लगता है जीएसटी का। ठीक है, ये डिसाइड कौन करता है? तो इसके लिए जीएसटी काउंसिल है, एक जीएसटी काउंसिल है जो आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 279A में है। इसमें देखिए इसका अध्यक्ष होता है हमारा भारत का वित्त मंत्री। तो भारत सरकार का वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। बाकी देखिए इसके सदस्य होते हैं जिसमें से राज्य और केंद्रीय राज्य फाइनेंस मिनिस्टर है ना। तो राज्य वित्त मंत्री इसके मेंबर हैं, राज्यों के वित्त मंत्री इसके मेंबर होंगे। तो ये काउंसिल डिसाइड करती है कौन सा स्लैब में कौन सी आर्टिकल रखा जाएगा। ये सारी बातें इसमें रहेगा हमारा, है ना। तो ये रहेगा हमारा कितने स्लैब है? 5 स्लैब हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जीएसटी के दायरे में अंदर रखा गया है? तो कौन सा जीएसटी के दायरे में है ना। विद्युत, है ना, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद, मानवीय उपभोग के लिए शराब। तो मैं बता दूं आपको, शराब इसमें शामिल नहीं है, पेट्रोलियम उत्पाद उसमें शामिल नहीं है, विद्युत को शामिल इसमें नहीं किया गया है। तो इसमें कौन सा आएगा? हमारा घी आएगा। घी जो है वो जीएसटी के दायरे में आने वाली आपका प्रोडक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए एक तो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और मूल वर्धित कर। जितने भी हमारे डायरेक्ट जीएसटी में क्या किया है हमने, जीएसटी में जितने भी डायरेक्ट, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सभी टैक्सेस को इकट्ठा करके एक जगह ले आए गए हैं। 30-35 टैक्सेस को ख़त्म करके एक ही कर लागू कर दिया गया है, जिसमें एक तो गुड्स पर टैक्स लगेगा, दूसरा सर्विस पर टैक्स लगेगा। तो सर्विसेज पर टैक्स लगेगा, तो गुड्स और सर्विस पर टैक्स लगेगा। ये सब के सब एक जगह लेकर आए गए हैं। इनमें देखिए उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, सेवा कर, तो सेवा कर इसमें शामिल हो जाएगा, है ना। मूल वर्धित कर हमारा यहाँ शामिल हो गया, ये यहाँ शामिल हो गया, बचा सीमा शुल्क को। तो जो आंसर है इसका वो है सीमा शुल्क, इसमें शामिल नहीं किया गया है। देखिए जल्दी से क्वेश्चन है अगला, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? तो जीएसटी की पुष्टि करने वाला पहला राज्य हमारा असम था। 2000 असम, है ना। तो इसने आपका पुष्टि की थी, सबसे पहले पारित करने वाला राज्य असम था 2016-17 में। ठीक, तो देखिए ये हमारे आज के इकोनॉमिक्स से उठने वाले प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको मैं लेकर आया। इसको देखें, समझें और आने वाले एग्जाम में इनसे अपना लाभ उठाएं। वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तब तक अगली वीडियो तक आपके लिए, सबके लिए जय हिंद, धन्यवाद।